Good morning students, how are you? Today we are starting our new content that is related to the subject political science, and our today's content is the constitution as a living documents. This is the chapter number 9 of political science. According to our content, constitution is a living documents or not. So first of all I want to clear you that is constitutions is a living or non-living, because we have read in the science classes that some subjects are related to the living things and some are non-living things. So it is about the constitution. Constitution is a document. So how a documents can be living or non-living? So it is just a document, it is just a book. So how do they count in a living or non-living? But if we discuss about the Indian Constitution, so we can say that Indian Constitution is the living document. It is a living epic, because there is a provisions for the amendment. Where there is a provisions for amendment, so we can say it is a living documents, because it is a variable in the sense that they have many time changes. So these things only for the set जो बन जाती है, जो सेट हो जाती है, and that is the not movable, so that is non living. But about the constitution कि जो एक हमारा एक रूल्स रेगुलेशंस का कलेक्शन है, एक बुक है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स. बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था, तो तब से लेकर आज तक क्या एज इट इज चलता रहा है? नो, वी कैन से मैनी ऑफ टाइम इट हैज बीन चेंज. बहुत बार इसको चेंज किया गया है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो सिचुएशंस में सेट नहीं होते, और इट इज नॉट कंपल्सरी कि फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव नॉट एनी मिस्टेक्स for them at the time of constitution. So on that time it was set, but now in the present time, in the modern time, it is not set to the circumventus. So not it is a contemporary. So we can say it is a constitutional amendment. So provisions are given in article 368. So first of all we will discuss about the constitution as a living documents. Constitution as a लिविंग डॉक्यूमेंट. क्लियर? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज अ क्या लिविंग डॉक्यूमेंट्स है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो उसको लिविंग बनाता है, एंड दैट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर. कि वी कैन चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. Which article? That is article number 368. Which article? According to article 368. So हम कह सकते हैं in our constitution there is a system also given in article 368, that is the amendment procedure. वो related है amendment procedure से. Now from where we have borrow यानी हमने उसको कहाँ से लिया है, जिसको हम सोर्स भी कहते हैं, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं. ये हमने कहाँ से लिया है? सो वी कैन बोरो दिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कहाँ से हमने लिया है इसको? फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. वी कैन से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का सोर्स है वो हमने किस देश से बोरो किया है? बोरो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. सो इट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आर्टिकल है, हम आर्टिकल नंबर नहीं ले रहे, कोई भी एक आर्टिकल है जो उस टाइम बन गया है, यानी कि 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था, बट आज यानी कि टुडे, आज के टाइम वो नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम. आज वो सपोज कोई आर्टिकल हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. अब देखिए जो 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था, और हम बात करें 2020 की, ठीक है, तो कितना चेंज हो गया, कितने साल हो गए? 70 साल, 70 ईयर्स. तो 70 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है. तो क्या हम उस रूल को चेंज कर सकते हैं? यस, हम उसको
चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और इसी को ही कहते हैं अमेंडमेंट। ओके, सो विच आर्टिकल 368 के अनुसार हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ in your book some examples are given from the Russia and France, about the Russia and France in your book। तो फ्रांस और रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है वहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां हम चेंज कर सकते हैं वो है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन जो लिखित में संविधान होता है हम वहीं पर चेंज करते हैं। तो रशिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि रशिया कैसे हुआ। रशिया पहले किसका पार्ट था? द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। रशिया पहले किसका पार्ट था? सोवियत यूनियन का पार्ट था। सोवियत यूनियन एक ग्रुप था 15 कंट्रीज का। कितनी कंट्रीज का ग्रुप था? 15 कंट्रीज का ग्रुप था। लेकिन ये क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होना मतलब अलग अलग हो जाना, यानी 15 कंट्रीज अब सब अलग अलग हो गए। क्लियर? आप जब 12th क्लास में आएंगे तो आपको ये पूरा 15 कंट्रीज का भी मिलेगा कि कौन कौन से कंट्रीज थे। तो ये डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 में। इन विच ईयर? 1991। डिसइंटीग्रेट के होने के बाद रशिया एक अलग से कंट्री बन गया, यानी कि यूएन का सक्सेसर कौन बना है? रशिया। और रशिया ने तब से अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। लेकिन जब से रशिया ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उससे पहले जो सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड किया गया है, 4 बार चेंज किया गया है। उसके ईयर्स दिए हुए देखिए आपकी बुक में, आई विल टेल यू दैट इज कि द सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशन द लाइफ 74 ईयर्स की लाइफ में। सबसे पहला 18 में 1980, 1924, 1936 और 1977। क्लियर? सोवियत यूनियन का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार बनाया गया है। कब कब? 1980, 1918 में, उसके बाद 24 में, 1924 में, 1936 में और एंड लास्ट में 1977 में। 4 बार उसको क्या किया गया है? चेंज किया गया है, बदला गया है, अमेंड किया गया है। और एटलीस्ट 99 में तो वो बिल्कुल खत्म हो गया था। और फिर नया देश बना है रशिया, और रशिया ने अपना एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी अब ये इससे अलग हो गया, अब ये अलग से एक सेपरेट देश बन गया है, सेपरेट कंट्री बन गया है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ है? 1993 में। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि व्हेन डिड रशिया प्रिपेयर देयर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज इन 1993। ओके, साइड में ग्लॉसरी में फ्रांस का भी दिया हुआ है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज होकर के 5वीं बार फाइनल हुआ है, इसलिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को द 5 रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डिटरमाइंड बाय द 5 टाइम्स। सो इन विच ईयर देखिए कौन कौन से साल में ये फाइनल हुआ है। सबसे पहले हम बात करें 1793, सबसे पहला हुआ था 1793। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? यस, 1789 में। उसके बाद अब किंग खत्म हो गए थे तो नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 1793। इसके बाद 1848 एंड आफ्टर दैट 1848 के 1875 और लास्ट हुआ था 1946। यानी कि 4 बार चेंज हुआ है, 4 टाइम्स चेंज हुआ है। और जो फाइनली प्रिपेयर हुआ है दैट इज द 1958। दिस वाज द फाइनल। क्लियर? दिस वाज द फाइनल। तो देखिए फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी कितनी बार चेंज हुआ है। 793 में कुछ और था, बाद में फिर चेंज कर दिया, फिर बाद में फिर चेंज कर दिया, फिर बाद में फिर चेंज कर दिया, एंड आफ्टर दैट फिर चेंज करके आज इसको फाइनल कर दिया गया है। इसका मतलब ये वेरिएबल है, यानी कि ये मूव करता है, इसका मतलब ये लिविंग है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग है। और इसको कहते हैं फाइनली द 5th रिपब्लिक, यानी कि जो
फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक. क्या कहते हैं इसे? फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक. फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? ये आपको याद रखना है. ओके. इसी तरीके से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन कब बनाया गया है? ये 1787 में. ये आपको याद रखना है. तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज. अभी हम इंडिया के बारे में भी बात करेंगे. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रशिया एंड फ्रांस, कि किस तरीके से वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंडमेंट किया गया है. अब हम बात करें इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. सबसे पहले हम बात करें एडॉप्ट. कौन सी डेट को एडॉप्ट किया गया? सो एडॉप्ट याद रखना, एडॉप्टेड या एक्सेप्टेड. तो ये दो डेट आती है, एडॉप्टेड और एक्सेप्टेड. ये है 26 नवंबर 1949. ये आपको पहले भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने बता दिया. और इम्प्लीमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950. क्लियर? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है दैट इज इन 26 ऑफ जनवरी 1950. क्लियर? तो आज अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोक्स हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल हो चुके हैं? देयर आर 70 ईयर्स अप्रोक्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन 70 ईयर्स में देखिए क्या सारी चीजें सेम है? क्या कुछ चेंज नहीं हुआ होगा? नो. क्योंकि मैनी ऑफ टाइम अगर हम देखें तो बहुत बार चेंज हुआ है, और इसी चेंज की वजह से ही आज हमारे जो सिस्टम है उसको रूल किया जाता है. बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट नीड टू चेंज. वॉर इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेक अवर फ्राइटेंड और दे हैव frozen all the changes would task place future. In some sense the answer of the correct. यानी कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर हम देखें कि 1950 से लेके और 2020 तक अप्रॉक्स 70 इयर्स का जो टाइम हुआ है, क्या इसमें इसको चेंज किया गया होगा या नहीं? तो वी कैन से इट हैज चेंज इनटू मैनी ऑफ टाइम. बहुत बार इसको परिवर्तित किया गया होगा. तो क्या रीजन रहा है इसके पीछे, वो हम अभी बात करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पेज नंबर 198 पे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ, दैट इज हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री. क्लियर? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द कंट्री. यानी कि जो हमारे कंट्री का सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि स्टेट का और पूरे नेशन का एक ही कंट्री है, वो पूरे देश को कैसे सर्व करता है. तो हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट चेंजिंग मोड. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस चीज को एक्सेप्ट किया है? चेंजिंग मोड को एक्सेप्ट किया है, कि जब भी अगर हमें लगे कि चेंज करना है, चेंजिंग मोड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, वो हम चेंज कर सकते हैं. सेकेंडली कि इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज बीन एनफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्या है? एनफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा लचीला बनाना. ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबली है कि हम इसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं. क्लियर? सो इसीलिए हमारे जो कंट्री है इसका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है. सो लुक एट हियर बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये नोट्स बनाने हैं अबाउट द रशिया एंड अबाउट द फ्रांस एट सोवियत यूनियन, एंड देन इंडिया के बारे में बनाने हैं.
एंड देन ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. So the political practice and the judicial ruling have show the maturity and the flexibility implementing the constitution. These factors have made our constitution a living document. तो ये हमारे constitutions को क्या बनाते हैं? Living documents. क्या क्या? Implementing the constitution और flexibility. यानी कि हम उसमें क्या है? Flexible है, उसमें हम change कर सकते हैं. और इसके अलावा कि changing according to need of the society. तो this feature make our constitutions to the living documents. Next, क्या किसी सोसाइटी में the constitution at a particular time would be the face one or common challenges? The provision constitution would naturally reflect efforts to the tackle of problem that the society facing the time of constitution. यानी कि क्या किसी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता? नो, इट इज नॉट. देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सीन, बट हमें क्या चाहिए? हम उसमें कि एज पर नीड हम उसमें चेंज कर सके. सो इन थर्ड पैराग्राफ कि एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन ऑल्टरनेबल डॉक्यूमेंटेबल. इट इज डॉक्यूमेंट्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग. इट मे बी रिविजन की ये हम जैसे मनुष्य ने ही तो बनाया है, तो इसको भी रिवाइज किया जाना चाहिए. तो चेंज इन द री एग्जामिन, ताकि हम इसको री एग्जामिन कर सकें. एंड इट इज ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द कंसर्न सोसाइटी. तो इट मस्ट बी ऑल्सो कैप्ट इन माइंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो इन दिस एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल क्रिएट ऑफ देमसेल्व्स. कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है? हम जैसे ह्यूमंस ने ही बनाया है. और ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमसे मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, या फिर कोई ऐसा रूल हो जो ऑल टाइम हो. ठीक है, यानी जैसे मैंने बताया था कि 1950 में तो वो रूल सही था, लेकिन आज अगर हम बात करें 2020 में तो मे बी वो रूल नहीं हो. तो ये ऐसा नहीं हो सकता, हम उसमें चेंज कर सकते हैं. और अगर हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो डेमोक्रेसी का मीन है हमें अपनी पब्लिक का वेलफेयर करना है. So the due role of the constitution always leads to the difficult question about the status of the constitution. It is sacred, nobody never can change it. क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? So alternatively it is ordinary to instrument that it can be modified just like any other ordinary law. जैसे कोई एक ordinary law होता है उसकी तरह हम constitutions के law को भी change कर सकते हैं. यानी जो constitution का law है उसको भी चेंज कर सकते हैं. ओके, सो वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कि व्हाई डिड द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट. कि फ्रेमर्स ऑफ Indian Constitution choose procedure of amendment. यानी कि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने ये प्रोसीजर को क्यों चूज किया? सबसे पहले हम बात करें कि they were aware the problem and sight of the strife of balance. First of all, they aware about the future problem. कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके बारे में वो बिल्कुल अवेयर थे. तो एक बैलेंस बना रहे. दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी लॉ टू द एक्सपेक्टेड द फ्यूचर जनरेशंस विल. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये फ्यूचर जनरेशंस की एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कि जो फ्यूचर जनरेशन की जो एक्सपेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए. इसके अलावा कि एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज दैट दे द फ्यूचर द डॉक्यूमेंट्री द रिक्वायर मॉडिफिकेशंस. सो एज पर रिक्वायर दे मॉडिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. कि जब भी उनको लगे हमारी फ्यूचर जनरेशन को तो उसमें वो चेंज कर सके. इवन टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि दे वर अवेयर द मेनी मैटर देयर वर डिफरेंसेस ऑफ अपॉन ओपिनियन.
कि क्या आएंगे, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, डिफरेंसेस बिटवीन ओपिनियन, यानी आज की विचारधारा और जो फ्यूचर जनरेशन की विचारधारा होगी दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे. सो वेन एवर सोसाइटी वुड veer toward the any particular opinion, a change in the constitutional provision would be required. जब भी किसी एक और चीज के बारे में सोचा जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा. तो आप इस पैराग्राफ में से आप 3-4 लाइनें बनाकर लिख दीजिए. और हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन स्वेमर चूज द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक देखिए पेज नंबर 199 पे एक आर्टिकल 368 दिया हुआ, पेज 199 पे आर्टिकल 368, जिसके हम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं. सो या उसका एक प्रोविजन दिया हुआ कि पार्लियामेंट में भी एक्सरसाइज टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और repeat any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down this article. यानी इस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो चेंज कर सकते हैं. तो आपको ये होमवर्क में करना होगा कि राइट अबाउट द आर्टिकल 368. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या हर कोई चेंज कर सकता है? इतना इजी है. अगर हर कोई चेंज करेगा तो इसका मतलब तो मिसयूज भी हो सकता है. कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कर सकती है. सो नो. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर अडॉप्ट किया गया है, द फीचर ऑफ रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल. द फीचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. इसका फ्लेक्सिबल का और रिजिड का क्या मीनिंग होता है फॉर अमेंडमेंट. रिजिड का मतलब होता है कि हम इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रेसिस्टेंस टू चेंज. और फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंज. तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ओपन फॉर चेंज, यानी ओपन टू चेंज. किस लिए? कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं. और रिजिड, रिजिड का मीन क्या होता है? सब नेक्स्ट हम देखते हैं रिजिड. रिजिड जिसको हम कहते हैं टफ. तो टफ प्रोसेस में क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज. रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि उसके बारे में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगना, रेसिस्टेंट टू चेंज. सो कॉन्स्टिट्यूशन देन का वेरी इजीली चेंज टू मॉडिफाइड, ऑफन द कॉल्ड फ्लेक्सिबल. जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, यानी कि वेरी इजीली चेंज, वेरी इजीली चेंज, तो वो क्या बन जाता है? फ्लेक्सिबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और दे आर डिस्क्राइब एज रिजिड कब कि विच दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड. यानी कि जब चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? रिजिड. तो यहां हम क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फीचर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि क्या डू यू थिंक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्पेशल फीचर दैट इज अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल अमेंडमेंट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं वो हम अभी देख चुके हैं, आर्टिकल 368. So the makers of the constitution were aware the fact they made same fault or mistake in the constitution. They knew about the constitution could not be totally free for errors. हम देख सकते हैं कि अभी हमने जो बात करी थी कि जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे
वो अवेयर थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है कोई ये जरूरी नहीं कि उनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, तो उनसे बहुत ज्यादा मिस्टेक होगी क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और गलतियां होती रहती हैं. सो वेन एवर सच मिस्टेक्स वुड कम टू लाइट दे वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बी इजिली अमेंड, कि जब भी कोई गलती सामने आए तो उसको इजिली अमेंड किया जा सके, इजिली चेंज किया जा सके, एंड गेट रिड ऑफ देयर मिस्टेक, और उस गलती से छुटकारा मिल सके. Then there were some provisions of the constitution, they were temporary in the nature, decided to the could be later the once the parliament was elected, but at the same time the constitution was framing the federal polity and therefore the right of the power of the states could not be changed without the consent of the state. कि यहाँ पर एक और फीचर दिया हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है हमारा प्रोसीजर, कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले अगर हम एक टेबल देखें, आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू टेबल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसका क्या प्रोविजन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक टेबल दी हुई है, सिंपल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी प्लस द स्पेशल मेजोरिटी. क्लियर. तो यहाँ हमें एक टेबल के थ्रू समझना होगा कि किस तरीके से सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, इसके 2 वेज होते हैं. सबसे पहली है सिंपल मेजोरिटी, यहाँ है सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी. क्लियर. सिंपल मेजोरिटी इन द सेंस कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ये किसके लिए है? अमेंडमेंट के लिए, उसका तरीका है ये. ओके. तो स्पेशल में सिंपल मेजोरिटी की 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन यहाँ पर हम बात करें सिंपल प्लस स्पेशल, यानी कि कुछ यहाँ रिजिड बना दिया है इसको, तो इसमें आएगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज यानी सिंपल मेजोरिटी का ये. इसके अलावा सेकेंड स्टेप क्या होगा? दैट इज कि द कंसेंट ऑफ द हाफ्स ऑफ द स्टेट, कंसेंट ऑफ हाफ इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका भी हमें यस चाहिए. कितनी? हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट. सो दिस इज द स्पेशल मेजोरिटी. क्लियर. सो देयर आर मेनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशन द अमेंडमेंट ऑफ द सिंपल लॉ ऑफ पार्लियामेंट. सो स्पेशल प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड. इन सच केस देयर इज अ no difference all between the amendment in the ordinary law. These are the constitution are very flexible. So read carefully the following text of the some articles of the constitution. In both these articles by the law indicate these articles modified by the parliament without resources and the procedure laid down the article 368. तो यहाँ पर आर्टिकल 2 और 3 और दिए हुए हैं. आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3. देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट may by law admit into the union new states के लिए है, यानी कि कोई भी नया स्टेट बना सकती है आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग. ठीक है. और आर्टिकल 3 ये आपको याद रखने, सेकेंड और थर्ड वॉक में भी करने, कि पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है. किसके लिए? इंक्रीज द एरिया,
वहां का एरिया, किसी स्टेट का एरिया को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो वो है आर्टिकल 3। क्लियर? ऐसे ही आर्टिकल 2। सो रिमेंबर दिस, ये आपको ये करना है। सो आई विल गिव द प्रोसीजर, आपके वर्क में प्रोसीजर दिया जाएगा, तो प्रोसीजर को आप यहाँ से अंडरलाइन करना। 201 पे पैराग्राफ दिया फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रोविजन हैव मेड आर्टिकल 368। तो ये जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होगा ये जो प्रोविजन है। दैट इज कि 2 methods amend constitution, they apply 2 methods, 2 different set of the article. One method is the amendment can be made by the special majority of 2 houses of the parliament. इसको एक सिंपल मेजोरिटी भी बोला और स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2 एंड क्या बोलते हैं, 2/3 से ज्यादा, कि जो हाफ ऑफ से ज्यादा मेजोरिटी होगी वो क्या होगी? दोनों हाउसेस की, यानी पहला मेथड है। एंड 2/3 की मेजोरिटी। एंड वन अनदर इज अ मोर डिफिकल्ट, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ स्पेशल मेजोरिटी को भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि पार्लियामेंट की कंसेंट के साथ, यानी पार्लियामेंट की बोथ हाउस की कंसेंट के साथ क्या चाहिए? स्टेट लेजिस्लेटिव की भी कंसेंट चाहिए, उनकी भी हाँ चाहिए, तब जाकर के अमेंडमेंट किया जा सकता है। और किसी भी स्टेट को इजीली एग्री करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, so not that all amendment of the constitution are initiated only the parliament, और सारे ये जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में। ओके, सो किसी भी अमेंडमेंट को करने के लिए क्या चीज चाहिए? 3 फैक्टर्स डिटरमाइन फॉर द अमेंडमेंट। पहला पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और थर्ड प्रेसिडेंट। तब जाकर के अमेंडमेंट किया जा सकता है। सो दीज 3 सोर्सेज फॉर द डिटरमाइन फॉर द अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो सिमिलरली आफ्टर द पैसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन सम केसेस, देखिए इसमें जो आपके बुक में दिया है थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, बट हम इसको अगर ऐसे समझ के चलेंगे तो हमारे लिए मच इजी होगा। इसको हम सिंपल मेजोरिटी नाम दे देते हैं, इसको हम सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि इसमें सिंपल का प्रोविजन भी आ गया और इसमें स्पेशल का प्रोविजन भी आ गया। सो दैट्स, इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, बाकी का हम कल क्लियर करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर और डू योर वर्क प्रॉपरली।